हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे यूनिलैटरल प्रोमिसेस और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि यूनिलैटरल प्रोमिसेस क्या होते हैं। यूनिलैटरल प्रॉमिस या यूनिलैटरल वादा ये बेसिकली एक तरफा वादा है जो एक पार्टी अपनी तरफ से दूसरी पार्टी को कर रही है। हालांकि दूसरी पार्टी ने अभी उस वादे के ऊपर कोई अपनी सहमति नहीं दी है। हालांकि ये ज़रूर है कि अगर जिस पर्सन को, जिस पार्टी को वादा किया गया है, वो अपनी तरफ से अगर कोई एक्शन ले लेती है तो वो पार्टी वादा करने वाले व्यक्ति को, वादा करने वाले पर्सन को अपने वादे पे होल्ड कर सकती है। जैसा कि पॉइंट कह रहा है, a unilateral promise is a promise from one side only and is intended to induce some action by the other party. The promisee is not bound to act because he gives no promise from his side, but if he carries the act desired by the promiser, he can hold the promiser over to his promise. But इन टाइप के प्रोमिसेस में, यूनिलैटरल प्रोमिसेस में एक प्रॉब्लम कभी कभी देखने को मिलती है, जहाँ पे किसी पर्सन ने, किसी पार्टी ने किसी दूसरे पर्सन को एक वादा तो किया और जैसे ही सामने वाली पार्टी ने उस वादे पे काम करना शुरू किया, पहली वाली पार्टी ने अपने वादे को वापस ले लिया। ऐसी सिचुएशन में जो प्रोमिसी है, ऐसी सिचुएशन में जो दूसरी पार्टी है, वो क्या कर सकती है, वो उस पॉइंट पे क्या कर सकती है, इसी चीज़ को समझने के लिए, इसी चीज़ के लिए जो डॉक्ट्रिन काम में आती है वो होती है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। एक फेमस हिंदी पिक्चर का एक काफ़ी फेमस गाना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये लाइन, ये गाना अपने आप में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल को समझाने के लिए पर्याप्त है। इट इज़ इनफ टू एक्सप्लेन दिस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल कि आपने जो एक बार वादा कर रखा है उस वादे को आपको निभाना होगा। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने लीगल टर्म्स में, इस केस में मोतीलाल पद्मपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि 1979 का जजमेंट है, इसमें समझाया हुआ है। अपने वर्ड्स में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल है क्या। आइए देखते हैं। वेयर वन पार्टी हैज बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट made to other a clear and unequivocal promise which is intended to create legal relations or affect a legal relationship to arise in the future, knowing or intending that it would be acted upon by the other party to whom the promise is made, and it is in fact so acted upon by the other party, the promise would be binding on the party making it, and he would not be entitled to go back upon it if it would be inequitable to allow him to do so, having regard to the dealing which have taken place between the parties, and this would be so irrespective of whether there is any pre-existing relationship between the parties or not. Basically, कोर्ट कह क्या रही है? कोर्ट ये कह रही है कि अगर किसी एक पर्सन के प्रॉमिस पे, किसी एक पर्सन के वादे पे दूसरे पर्सन ने कोई एक एक्शन लिया, जिस एक्शन को लेने की वजह से उसने अपनी पोजीशन चेंज करी, उसकी अपनी पोजीशन जो थी, जो स्टेटस था उसका, वो चेंज हुआ, तो बाद में जिस पर्सन ने, जिस पार्टी ने सबसे पहले प्रॉमिस दिया था, वो अपने वादे से पीछे नहीं जा सकता। ये सिंपल सी बात है, वही वाली बात, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब इसको, इसी पॉइंट को कुछ केस लॉस के देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला केस जो आपके सामने है वो है केदारनाथ भट्टाचार्य जी वर्सेस गौर मोहम्मद 1886। ये कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसके फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स आपके सामने ही हैं, मैं इनको बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। सिचुएशन ये थी कि हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि एक टाउन हॉल को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एक टाउन हॉल बनाया जाएगा, नया कंस्ट्रक्शन होगा। और टाउन हॉल का कंस्ट्रक्शन इस बात पे डिपेंडेंट होगा कि म्यूनिसिपैलिटी के पास, जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसके पास, म्यूनिसिपैलिटी के पास सफिशेंट फंड्स है कि नहीं है, सफिशेंट पैसा है कि नहीं। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो म्यूनिसिपैलिटी के जो ऑफिस बेयरर्स थे, उन्होंने पब्लिक से फंडिंग लेनी शुरू करी, सब्सक्रिप्शन मांगे। जो इसमें डिफेंडेंट हैं गोरे मोहम्मद, इन्होंने 100 रुपये देने का वादा किया था और अपना नाम इन्होंने सब्सक्रिप्शन लिस्ट में भी ऐड करवाया था। और उसी सब्सक्रिप्शन लिस्ट को ध्यान में रखकर, उसी सब्सक्रिप्शन लिस्ट को देखकर जो कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी है, इसके ऑफिस बेयरर्स ने एक पर्सन को, एक ठेकेदार को, एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया था टाउन हॉल को कंस्ट्रक्ट कराने का।
और जो जो ठेकेदार को, जो कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसा दिया जाना था, वो इसी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में जिन लोगों के नाम थे और उनसे जो पैसा इकट्ठा होना था, उसी का कलेक्शन से दिया जाना था। जब डिफेंडेंट से पैसा मांगा गया, काम शुरू होने के बाद जब डिफेंडेंट से पैसा मांगा गया कि जो उन्होंने वादा किया था 100 रुपये देने का, वो अब उनको देना पड़ेगा, तो जो डिफेंडेंट थे उन्होंने इस चीज़ से मना कर दिया और ही फेल्ड टू पे द अमाउंट कंटेंडेड एंड ही सेड, द पर्सन सेड कि यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस मिसिंग है। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो ये था कि डिफेंडेंट को पैसा देना पड़ेगा। द डिफेंडेंट वाज हेल्ड लायबल टू पे बिकॉज पर्सन्स वर आस्क्ड टू सब्सक्राइब नोइंग द पर्पस फॉर विच मनी वाज टू बी यूज्ड फॉर। डिफेंडेंट्स को ये सबको पता था कि पैसा किस कारण से, किस वजह से इकट्ठा किया जा रहा है, किस रीजन से इकट्ठा किया जा रहा है और ये पैसा कहाँ पे इस्तेमाल होगा। They knew that on the faith of their subscription, an obligation was to be incurred to pay the contractor for the work. जिन भी लोगों ने, कोर्ट ने फिर ये कहा कि जिन भी लोगों ने पैसा दिया था, उनको ये पता था कि उनके दिए गए वादे पे, उनके पैसा देने के वादे पे ही एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस बेरर्स के ऊपर, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्टर को भी, ठेकेदार को भी उसके काम के लिए पैसा देना था। तो यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं, here we are seeing clearly the doctrine of promissory estoppel is being applied. Doctrine of promissory estoppel यूज हो रही है एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एक वादा पहले किया गया था, उसी वादे के बेसिस पे टाउन हॉल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और बाद में जिन लोगों ने पैसा देने से मना किया या पैसा देने से मुकर गए, उनके ऊपर अब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आपके वादे के बिना पे, आपके वादे के बेसिस पे ही टाउन हॉल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था। तो यहाँ पे ये क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल अप्लाई हो रही है। आइए एक ऐसा केस देखते हैं जहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द केस तो लगभग ऐसे ही हैं, कुछ ऐसे ही हैं, पर यहाँ पे डिसीजन अलग हो जाएगा। और ये केस है दोरास्वामी अय्यर वर्सेस अरुणाचला अय्यर 1936। काफ़ी पुराना केस है और इसके फैक्ट्स ऑफ केस भी लगभग ये पिछले वाले केस जैसे ही हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसके फैक्ट्स क्या हैं? इसके फैक्ट्स ये हैं कि एक मंदिर का, एक टेम्पल का रिनोवेशन का काम होना था और जो टेम्पल के ट्रस्टीज थे उन्होंने काम शुरू करवा दिया था। जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो टेम्पल का रिनोवेशन, मंदिर का रिनोवेशन जो कर रहा था, उसको जो पैसा मिलना था वो विलेज के कॉमन फंड से, गांव का जो कॉमन फंड था उसके थ्रू पैसा मिलना था। काम चलता रहा। थोड़ा आगे जाने के बाद ये महसूस किया लोगों ने कि काम अभी और बचा हुआ है पर पैसा ख़त्म हो रहा है, यानी कि पैसे की कमी हो रही है। तो उस पैसे की कमी को काउंटर करने के लिए, उस पैसे की कमी की भरपाई करने के लिए गांव के जो ट्रस्टीज़ थे, मंदिर के जो ट्रस्टीज़ थे, इन्होंने पब्लिक सब्सक्रिप्शन निकाला, मतलब पब्लिक से फंडिंग कराने की बात सोची और एक सब्सक्रिप्शन लिस्ट तैयार हुई, जिसमें जो पिटिशनर हैं दोरास्वामी अय्यर, इन्होंने कहा कि मैं 125 रुपये देने का वादा कर रहा हूँ और इनका नाम भी उस सब्सक्रिप्शन लिस्ट में पड़ गया, जुड़ गया। बाद में जब पैसा देने की बारी आई तो दोरास्वामी अय्यर साहब ने कहा कि भाई मैं पैसा नहीं दूंगा। इशू इस केस में ये था, ये मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट के सामने इशू ये था कि क्या जो पिटिशनर ने जो वादा किया था 125 रुपये देने का, क्या इसमें वैलिड कंसिडरेशन था कि नहीं था। कोर्ट का डिसीजन इसमें ये आया, द कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज अ बेयर प्रॉमिस अनसपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, मतलब कोई कंसिडरेशन नहीं था इस वादे का जो पिटिशनर ने दिया। इसलिए जो पिटिशनर है, जो प्लेंटिफ है दोरास्वामी अय्यर, ये इनको 125 रुपये देने की कोई इनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं बनती है। अब दो केसेस आपके सामने है, दो केसेस में दो अलग अलग डिसीजन आए, लगभग फैक्ट्स ऑफ द केस दोनों के सेम ही हैं, लेकिन एक जगह पे पैसा देने की लाइबिलिटी बन रही थी और यहाँ पे पैसा देने की लाइबिलिटी नहीं बन रही है। कारण ये है कि पिछले वाले केस में, जो इससे पहले वाला केस था, केदारनाथ भट्टाचार्य जी वाला जो केस था, इसमें पहले वादा लिया गया था सब लोगों से, पहले सब्सक्रिप्शन लिया गया था सब लोगों से, उसके बाद काम शुरू हुआ, टाउन हॉल के कंस्ट्रक्शन का काम इसके बाद शुरू हुआ। यहाँ पे क्या हुआ है, जो दोरास्वामी अय्यर वर्सेस अरुणाचला अय्यर वाले केस में, इसमें माइनर सा जो फ़र्क है वो ये है कि काम इसमें पहले शुरू हो गया, पैसा देने का वादा बाद में आया। कहने का मतलब यह है कि जब आप
ऑलरेडी ही काम शुरू करवा चुके हैं, ऑलरेडी जब काम शुरू हो चुका है उसके बाद आप पैसा दे रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल को यहाँ पे इम्प्लाई यूज़ नहीं किया था। और जो जजमेंट आया वो जजमेंट ये था कि जो जो पिटिशनर है, जो प्लेंटिफ है, उसको कोई पैसा देने की उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। फैक्ट्स ऑफ द केस लगभग सेम, पर जो आपका जजमेंट है वो डिफरेंट, आपके सामने चीज़ दिख रही है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल बेसिकली ये कहती है कि जैसे ही किसी के वादे पे, किसी के दिए हुए वादे पे अगर सामने वाली पार्टी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, पोजीशन इन द सेंस अपनी स्टेटस को चेंज कर रही है, अपनी सिचुएशन को चेंज कर रही है, तो बाद में प्रॉमिस देने वाला, वादा करने वाला अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। और जिस भी पार्टी ने अपनी पोजीशन चेंज करी है वो प्रॉमिस देने वाली पार्टी को उसके वादे के लिए लायबल बना सकती है। ये है सिंपली डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। पर क्या इस डॉक्ट्रिन के कुछ एक्सेप्शंस हैं? आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल? अकॉर्डिंग टू पॉलक एंड मुल्ला कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर हैं। पॉलक एंड मुल्ला जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही फेमस किताब है, उसके हिसाब से कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल के। ये आपके सामने है। द डॉक्ट्रिन मस्ट यील्ड टू इक्विटी एंड ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट है और इक्विटी का सवाल है तो उस केस में प्रॉमिसरी एस्टॉपल को यूज नहीं किया जाएगा। और इसका क्लासिक एग्जांपल हमने अभी देखा है जब इस केस में हर्ष अजय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 वाले केस में, ये केस रिलेटेड था अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से रिलेटेड। तो ये अग्निपथ स्कीम की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया था और प्रॉमिसरी एस्टॉपल की डॉक्ट्रिन को नहीं इम्प्लीमेंट किया था, नहीं लगाया था। तो जहाँ पे इक्विटी या ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो तो वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल यूज में नहीं लाई जाएगी। लाइकवाइज द डॉक्ट्रिन कैन नॉट बी यूज्ड टू परमिट और फॉरगिव अ ब्रीच ऑफ लॉ। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा एक्ट जो एसेंशियली अगर कर दिया जाए तो वो कानून का उल्लंघन होगा, कानून को तोड़ना होगा, या फिर कोई ऐसा एक्ट जो पहले किए गए कानून के उल्लंघन को माफ़ कर देता है। ऐसे इन दोनों ही सिचुएशंस में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल को यूज़ करके उस पर्टिकुलर वादे को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। उसी तरीके से नॉट द गवर्नमेंट और पब्लिक बॉडीज कैन बी कंपेल्ड टू कैरी आउट द रिप्रेजेंटेशन इफ इट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ और बियॉन्ड देयर अथॉरिटी और पावर। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक बॉडी हो, उसको प्रॉमिसरी एस्टॉपल यूज करके कंपेल नहीं किया जा सकता कोई ऐसा काम करने के लिए जो गैर कानूनी हो या उस अथॉरिटी के कार्यक्षेत्र, उसकी क्षमता से बाहर की बात हो। उसी तरीके से द प्रॉमिसर मे बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग द प्रॉमिस इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर द सब्सिक्वेंट इवेंट्स मेक इट इम्पॉसिबल और इनइक्विटेबल फॉर द प्रॉमिसर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस। अगर उसी तरीके से कोई ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाए, प्रॉमिस को इम्प्लीमेंट करने पे, प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करने पे कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जो एक इम्पॉसिबिलिटी हो अपने आप में, या फिर उसकी वजह से इनइक्विटेबल हो वो सिचुएशन, तो उन सिचुएशन में भी, उस हालत में भी प्रॉमिसर को अपना प्रॉमिस एग्जीक्यूट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। तो यही था, दिस वाज the doctrine of promissory estoppel and its utility with respect to unilateral promises. Thank you for watching.